नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा संसद यानी कि पार्लियामेंट। आज इसको पढ़ने वाले हैं और इसी से संबंधित जो टीचिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं 88 क्वेश्चन हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के। आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 89 से स्टार्ट होगा और इसमें हम संसद को कंप्लीट कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत हमारा इतिहास कंप्लीट हो चुका है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सब क्लासेज हमारी चैनल पर बनी हुई है। प्लेलिस्ट जनरल अवेयरनेस के नाम से वहाँ आपको मिल जाएंगी, क्रम से अवेलेबल है। अगर आपको नीड है तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट आज की। क्वेश्चन नंबर 89 से, धन विधेयक निम्न में से पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इसके कुछ प्रावधान हैं लोकसभा में पेश करने के, तो उनको भी देखते हैं। कराधान, जैसे कि सरकार के द्वारा पैसा उधार लेना या भारत की संचित निधि में व्यय या फिर प्राप्ति। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन के लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और आर्टिकल 112 में क्या है कि वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट का प्रावधान किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, संसद भारत के नागरिकों को किस में सक्षम बनाती है। बताना है किस चीज़ में सक्षम बनाती है। और इस तरह से यह भारतीय लोकतंत्र का सबसे प्रमुख प्रतीक है और संविधान की एक प्रमुख विशेषता भी है। तो किस में बनाती है? केवल विपक्ष के द्वारा गठित करने और सत्ताधारी राजनीतिक दल के अन्य सदस्यों पर प्रभुत्व करने। बी है विशेष धार्मिक मान्यताओं को लागू करने और एक विशेष धार्मिक विचारधारा का प्रचार करने। निर्णय में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने। तो निर्णय में भाग लेने और सरकार को नियंत्रित करने में ये बनाती है। सक्रिय आलोचना में रुचि लेना और जनता की इच्छा से स्वतंत्र आंदोलन गठित करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ सी ऑप्शन जो है हमारा ये ठीक होगा। निर्णय लेने में और सरकार को नियंत्रित करने के लिए इसमें बनाती है। प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना चाहती है सरकार। इस प्रकार से संसद जो है वो भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। और संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संविधान के अंतर्गत जो आर्टिकल है हमारा 79, उसमें संसद का उल्लेख किया गया है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में आता है। राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 और लोकसभा का आर्टिकल 81 है, इसके अंतर्गत आते हैं। जहां राज्यसभा एक उच्च सदन है जिसको द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा जो है वो एक निम्न सदन है जो कि एक लोकप्रिय सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका यहाँ से आंसर होगा। कार्यपालिका होता है एक अंग और एक विधायिका और एक न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? तो आंध्र प्रदेश में हमारी विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं। आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं। हरियाणा में 90 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश में 60 और छत्तीसगढ़ में भी 90। क्वेश्चन नंबर 93, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों जो सभाएं हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनके सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं, यही सही है क्योंकि दोनों सभाओं के सदस्य होते हैं। संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद की सभाओं और विधानसभा के सदस्य होते हैं। ये गलत है, पहला आंसर इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन 2022 में जो 16वां उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ है उसके संदर्भ में कथन बताने हैं और कौन सा इसमें ठीक है या कौन सा गलत है। इस निर्वाचन के लिए निर्वाचन अधिकारी राज्य सभी के महासचिव थे। बी में दिया गया है कि कुल 780 मतदाता वोट के
वोट देने के इसमें पात्र थे, ये गलत है। 780 मतदाता यहाँ पर वोट देने के पात्र नहीं थे। सी है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने श्री जगदीप धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, ये बात भी ठीक है। ए और सी दोनों ठीक होंगे। यहाँ पर सही कथन बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के सदस्यों, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करता है और यह निर्वाचन अधिकारी किसी एक सदन की सेक्रेटरी यानी कि सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे ने जगदीश धनखड़ के निर्वाचन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उपराष्ट्रपति के कुल मतदाता वोट देने के जो पात्र सदस्य हैं वे 780 दिया था, लेकिन 780 वहाँ नहीं थे, 788 थे। 233 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, 12 राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और 543 जो सदस्य हैं वे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 95, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। उसे संसद का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए यानी राज्यसभा या लोकसभा में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। उसे एकल हस्तांतरणीय मत का उपयोग करके आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना जाता है। वह लाभ का अन्य कोई पद धारण नहीं कर सकता हो। तो यहाँ कौन सा ठीक है? यहाँ बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सभा का सदस्य न होते हुए भी पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है? पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति पद जो है, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का भी अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अतः यह राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 97, राज्य की आकस्मिक निधि किसके अधीन है? राज्य की जो आकस्मिक निधि है वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन है। भारतीय संविधान संसद को भारत की आकस्मिक निधि के गठन की अनुमति देता है। संसद के द्वारा भारत की आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 से शुरू हुआ और इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्तीय सचिव के द्वारा रखा जाता है। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और यह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद के द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98, कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्तीय आयोग का गठन करता है? वित्तीय आयोग की बात होती है तो राष्ट्रपति इसका गठन करेगा। राष्ट्रपति हमारा सही आंसर होगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात वित्तीय आयोग का गठन करेगा, जिसका मुख्य कार्य केंद्रीय करों में राज्य का भारांक तय करना, ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय प्रस्तुत करना और प्रथम वित्तीय आयोग का गठन 1951 में हुआ था। पहले जो वित्तीय आयोग था उसका गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, इसको याद रखेंगे, ये पूछ लिया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वां वित्त आयोग अभी वर्तमान में हमारा चला हुआ है, जिसके अध्यक्ष है NK सिंह तथा अन्य जो इसके सदस्य होते हैं उनमें अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहड़ी एवं रमेश चंद्र शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? भारत का जो राष्ट्रपति है इसके कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सांसदों द्वारा वोट डाले जाते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) के द्वारा किया जाता है। इलेक्शन जो कमीशन होता है उसके द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी और पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। वर्तमान महिला राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है? वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 100, किसको भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। बी सही होगा। राष्ट्रपति लोकसभा को यहाँ भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85(2) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति अनुच्छेद 87(1) के तहत प्रतिवर्ष पहले सत्र की शुरुआत में संसद को संबोधित करते हैं और संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। संसद किन से मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के गृह मंत्री के पास होती है, या भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास होती है। तो यहाँ जो ठीक होगा वो होगा हमारा बी, राष्ट्रपति के पास में होती है। भारतीय संघ की जो कार्यकारी शक्ति होती है किसके पास में होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 53 के तहत भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इस संविधान के अनुसार उनके द्वारा या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यकारी प्रमुख होता है। संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में केवल एक नाममात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति भारत में केवल एक नाममात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक जो कार्यपालिका की शक्ति है वो किसके पास में होती है? प्रधानमंत्री के पास में होती है, मंत्रिपरिषद के पास में होती है, जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। जो वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की वो मंत्रिपरिषद के पास होती है, अध्यक्षता करते हैं उसके प्रधानमंत्री जी। और राष्ट्रपति जो है इनके पास में एक नाममात्र की शक्ति होती है कार्यपालिका की, वास्तविक शक्ति इनके पास नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, भारत में सर्वोच्च बल का सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति रक्षा बल का सर्वोच्च सेनापति या फिर कमांडर होते हैं और राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करता है। राष्ट्रपति अपने इस अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार करता है, परंतु इस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार संसद के पास सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो निर्विरोध चुना गया है वो नीलम संजीव रेड्डी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। भारत के जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक कार्यभार को संभाला है। क्वेश्चन नंबर 104, डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अवधि में भारत के राष्ट्रपति थे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के पद पर जो है एस राधाकृष्णन जी 1952 से 1962 तक रहे और वे भारतीय संस्कृति के प्रमुख शिक्षाविद, दार्शनिक एवं हिंदू विचारक थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन
1962 से लेकर 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इस पद पर आसीन थे। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल की बात करते हैं तो जब सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाता है तो वह शून्यकाल की श्रेणी में रखा जाएगा। सर्वाधिक महत्व के विषयों को उठाया जाना शून्यकाल होता है, यानी कि 12 बजे के बाद का जो समय होता है 1 बजे तक, वो शून्यकाल होता है, प्रश्न काल के बाद का समय। भारतीय संसद में प्रश्न काल के खत्म होने के साथ ही शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है। यह लगभग 12 बजे दोपहर से शुरू होता है और इसीलिए इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि निश्चित नहीं होती। इसमें सांसदों के द्वारा किसी पूर्व सूचना के अवलंबन लोक महत्व के प्रश्न उठाए जाते हैं जिस पर संसद के द्वारा कार्यवाही चाहते हैं, जिस पर सदस्य जो है संसद के द्वारा कार्रवाई चाहते हैं। और शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था भारत की ही देन है। शून्यकाल की जो संसदीय व्यवस्था है वो किसकी देन है? भारत की ही देन है। क्वेश्चन नंबर 106, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? इसका निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन और छूट, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान होते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है इसका निर्णय? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के समय अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 साल के अंतर्गत ना 3 सत्र होने अनिवार्य होते हैं और नहीं होता तो 2 तो कंपलसरी होंगे ही होंगे। अधिकतम 6 माह में 1 सत्र हो जाना चाहिए। तो यहाँ क्या देते हैं? ये 6 माह हमारा सही आंसर होगा। संसद के 2 क्रमिक सत्रों में समय अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। 1 वर्ष में संसद के 2 सत्र अनिवार्य हैं, बिल्कुल अनिवार्य हैं। 2 सत्र 1 साल के अंतर्गत होना। सामान्यतः 1 वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान में यह प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करे और ये सदस्य किसका प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए? ये जो सदस्य हैं वो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, परंतु ये भी ध्यान रखेंगे, परंतु वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभाओं में एंग्लो भारतीय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के मनोनीत करने की जो बात थी वो आर्टिकल 331 में थी, लेकिन वर्तमान समय में जो 104वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें एंग्लो भारतीय के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। ये बात ध्यान रखेंगे, अब ये नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली को ध्यान रखेंगे, यहाँ दिल्ली सही होगा। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1967 में यानी कि 1967 से लेकर 1969 तक 1969 तक की अवधि में भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो वे हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसकी व्याख्या को भी देख लीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे हैं राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे हैं। डॉक्टर वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति रहे हैं। और डॉक्टर फरुखुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1979 तक
राष्ट्रपति पद पर आरूढ़ रहे हैं, आसीन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 111, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सेना के जो सर्वोच्च कमांडर हैं वे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 53(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति भारतीय सर्वोच्च सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भारत के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सही आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? तो वो हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल मई 1967 से लेकर मई 1969 तक चला। इनकी मृत्यु राष्ट्रपति काल के दौरान होती है और ये देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 114, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते हैं? तो कौन भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में? संसद के दोनों सदनों के व राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेते भाई? सही आंसर होगा हमारा संसद के विधानसभा के निर्वाचित सभी सदस्य, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, जो अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। यह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर लोक वित्त का संरक्षण करने के लिए साथ साथ देश की वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रण होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन है भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1967 से लेकर 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन मशहूर शिक्षाविद एवं भारत के दृष्टा थे। ये वर्ष 1920 में इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और वर्ष 1963 में भारत रत्न से ये सम्मानित किए गए थे। यह भारत के प्रथम ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो जाती है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, तो पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इसको याद रखेंगे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष निश्चित होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 118, कौन किसको भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति यहाँ जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। आर्टिकल 85 के तहत संसद का सत्रावसान और विघटन की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत उसे संविधान के यानी कि उसे किसे राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा को उसकी नियत अवधि से पूर्व भंग कर सकता है, परंतु उसके लिए उसे परामर्श करना होगा किससे? प्रधानमंत्री से। क्वेश्चन नंबर 119, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछनीय सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या पूछी है, वांछित न्यूनतम संख्या 50 सदस्यों की होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो अब तक 27 बार लग चुका है। अविश्वास प्रस्ताव अब तक 27 बार लग चुका है। क्वेश्चन 120, भारत में एक राज्य का गवर्नर डैश के द्वारा हटाया जाता है। भारत में एक राज्य का गवर्नर किसके द्वारा
राज्य का गवर्नर जो है वो किसके द्वारा हटाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के भाग 6 आर्टिकल 153 से लेकर 167 के तहत राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 153 में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। और सातवें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी वापस बुलाया जा सकता है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में होता है। 121 क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय संविधान में के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता क्या है? कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इसका जो आंसर होगा, कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। आयु निर्धारित की गई है। आयु जो है लोकसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए और एक योग्यता और चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो। कौन किसके अध्यक्ष थे? ये पूछा जा रहा है कि कौन किसके अध्यक्ष थे। तो वासुदेव जो यहाँ पर वासुदेव मावलंकर जी जो हैं वो पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। वासुदेव मावलंकर जी पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे। वासुदेव मावलंकर सही आंसर होगा। कांग्रेस के लिए अहमद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले वासुदेव मावलंकर को स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनावों के पश्चात 15 मई 1952 में पहली लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया और इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें किसको? वासुदेव मावलंकर जी को इन्हें दादा साहेब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? तो ये होगा हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र यहाँ सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है। राज्यवार जो सदस्य संख्या है वो निम्न प्रकार से है राज्य और संख्या, जैसे कि पश्चिमी बंगाल जो है वो 52, बिहार में 40, आंध्र प्रदेश 25 और महाराष्ट्र जो है वो 48। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है और इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पर सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा के सदस्य सीटों का। क्वेश्चन नंबर 124, भारत के संविधान में विनिर्दिष्ट लोकसभा सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी है? संख्या कितनी है ये बताना होगा। तो संख्या जो है वो 552 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जैसे कि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, तब दोनों सदन जो है वो विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो तब भी, और दूसरे सदन में विधेयक 6 माह तक लंबित रहे तब भी। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन राज्य भारतीय जो राज्यसभा है, संसद में जो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग? ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के उपसभापति हैं? कौन से राज्यसभा के उपसभापति हैं इनमें से, वो हमें बताना है। तो पीजे कुरियन जो है हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं।
प्रश्न काल के दौरान राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन थे। प्रश्न काल के दौरान जो है वो राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन थे। और वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति व उपसभापति क्रम से सभापति होंगे राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी, और उपसभापति की बात करते हैं तो हरिवंश नारायण सिंह जी राज्यसभा के उपसभापति होंगे। राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 127, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है और इसमें 245 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अन्य जो सदस्य का चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इस सदन का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128, संसद की प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? पहले घंटे को हम प्रश्नोत्तर घंटा या फिर प्रश्नकाल के नाम से भी जानते हैं। और इसके दौरान संसद जो है वो सदस्य सरकार की पॉलिसी और अलग अलग बिलों पर प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 से 1 बजे तक के समय को शून्यकाल कहा जाता है। इस दौरान अवलंबनीय महत्वपूर्ण महत्व के मामलों को उठाया जाता है तथा संसद उस पर त्वरित कार्यवाही चाहते हैं। सांसद जो है क्या चाहते हैं? उस पर एकदम से कार्यवाही चाहते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और प्रत्येक 2/3 सदस्य जो है वो दूसरे साल जो है सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में जो इनकी राज्यसभा की सदस्य संख्या है, अगर उसकी बात करते हैं तो वो 245 है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है और अधिकतम इसकी जो सदस्य संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। शेष जो 233 सदस्य हैं वो संघ की इकाइयों का एक प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। 130 क्वेश्चन हमने किए और यहाँ सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो देखिए हम यहीं पर क्लास को करेंगे समाप्त, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा राज्य विधानमंडल यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट क्लास को। क्लास कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।